हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो चुका है और क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग ये बात का ध्यान देंगे कि आपका हिंदी विषय का जो पेपर है वो भी संपन्न हो चुका है। इसके बाद सेकेंड पेपर है आपका मैथमेटिक्स। कौन सा? मैथमेटिक्स यानी गणित। और इसमें मैं कुछ ऐसे प्रश्नों को उठाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम में आना तय है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैं जितने भी प्रश्न इसमें उठाया हुआ हूँ इस पे आधारित आपका प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए आप लोग इस वीडियो में बने रहेंगे और धैर्य धारण करके अपने मन और वचन और कर्म के साथ वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और यदि आपके और भी बैचमेट्स हैं तो भी उनके पास शेयर करेंगे ताकि हमारे साथ आप लोग सब जुड़ें और मैं आपको बेहतरीन वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, आप चाहे मैथ हो या साइंस हो चाहे इंग्लिश हो। तो चलिए हम आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को ध्यान से आप देखेंगे। यदि x का मान 2 माइनस रूट में 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। यह एग्जाम में आने लायक सवाल है और ये आएगा इस प्रकार के प्रश्न। ठीक है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिए। तो हमारे पास x का मान दिया है। अगर हमारे पास x/x का मान होता, ठीक है, 1/x का मान होता तो हम क्या करते कि आसानी से मान निकाल पाते। ठीक है, इसका विकल्प देख लीजिए। सबसे पहले विकल्प 14 -14 2 और -2 इनमें से कौन सा होगा ना। तो एक ट्रिक हम बताएंगे, लेकिन ट्रिक समझने से पहले आपको हम बता दें कैलकुलेशन करके। यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है x का मान कितना दिया है? x का मान 2 माइनस रूट 3 दिया है। अगर 1/x का मान हम ज्ञात करेंगे तो कुछ नहीं करना है, इसी संख्या में चिन्ह बदल देना है। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस, तो 1/x की वैल्यू ये प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे कि हमें पूछा है x² प्लस 1/x²। ठीक है, और आप लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं कि उसमें a² प्लस b² प्लस 2ab इस तरह का होता है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या चीज़ कि इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में। तो क्या होगा? a का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 गुणे a गुणे b ना, यानी 2 a की जगह पर x है और b की जगह पर 1/x है। तो ये x से तो x कट गया। अब क्या करेंगे? हमें किसका मान चाहिए? एक प्रश्न में पूछा है कि हमें इसका मान चाहिए x² प्लस 1/x² का। तो x² प्लस 1/x² का इसका मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे? जहाँ x दिया है यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और 1/x का वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड कर चुके हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यहाँ क्या होगा? यहाँ पे है x की वैल्यू कितना है? 2 माइनस रूट में 3 है ना, प्लस 1/x की वैल्यू कितना है? 1/x की वैल्यू 2 प्लस रूट में 3 और पूरे का क्या है? होल स्क्वायर बराबर। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है x² प्लस 1/x²। एक का स्क्वायर 1 होता है और x का स्क्वायर x² प्लस इधर क्या बचा है? 2। ठीक है, x तो कट गया है ना, 2 का 1 में गुणा 2 बचा। अब क्या करेंगे? ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये कट गया। 2 और 2 कितना हो गया? 4, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। और यहाँ पर क्या करेंगे? x² प्लस में 1 का x²। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम फाइंड करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ठीक है, और जो ये प्लस 2 है इधर आएगा तो माइनस में 2 होगा बराबर x² प्लस में 1/x²। तो जब हम 16 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 14 बराबर x² प्लस 1/x²। यानी x² प्लस 1/x² का जो मान होगा कितना होगा? 14 होगा। कितना? 14। ठीक है, तो एग्ज़ाम में हमें इतना नहीं करना है। ओके, अगर विकल्प में आता है तब इतना बड़ा करते करते चल जाएगा, बिहान हो जाएगा, यानी सुबह हो जाएगा, समझे ना। तो उतना से अच्छा है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक ट्रिक देखते हैं। ओके, तो ट्रिक में हमें करना क्या है? जो पहला वाला संख्या रहेगा ये, इसको इसी में जोड़ देना है। इसको इसी में जोड़ना है। क्या करना है? इसी को इसी के साथ जोड़ देना है और जोड़ने के बाद इसको स्क्वायर कर देना है। ठीक है, और स्क्वायर करने के बाद में हमेशा 2 घटा देना है। अगर यहाँ पे कोई और संख्या होता तो उसको उसी में जोड़ते और उसका स्क्वायर करते और स्क्वायर करने के बाद 2 घटा देते तो वही उसका आंसर हो जाता। ठीक है, तो इस 2 को हम 2 के साथ जोड़े हैं, इसके बाद में स्क्वायर कर दिए हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 2 और 2 कितना हो गया? 4, और 4 का स्क्वायर कर दिया माइनस में 2,
तो 4 का स्क्वायर 16 होता है -2, यानी कितना आ गया आंसर 14। तो विकल्प नंबर 14 हमारा सही होगा। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से समझिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 में दिया है कि 8 sin स्क्वायर ए प्लस 8 का स्क्वायर ए का मान क्या होगा। ठीक है, इसका विकल्प देख लीजिए। विकल्प है 1, 8, -1 और -8। तो ध्यान दीजिए, इसको हम कैसे हल करके फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे दिया है क्या चीज़, 8 sin स्क्वायर ए प्लस 8 cos स्क्वायर ए। तो करेंगे क्या चीज़ कि 8 को हम कॉमन लेंगे। 8 को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। और आप लोग जानते हैं कि ये 8 हो गया और sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए की वैल्यू होता है 1। कितना होता है 1। और जब 8 का 1 में गुणा करेंगे तो 8 हमारा हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया 8। इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है और ऐसे आंसर कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निर्देशांक तल में यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उस बिंदु की कोटि क्या होगी। ठीक है, क्या कह रहा है, निर्देशांक तल में यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उस बिंदु की कोटि क्या होगी। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कोई बिंदु x अक्ष पर है। ठीक है, कोई कहाँ है, x अक्ष पर स्थित है, तो उस बिंदु की कोटि क्या होगी। तो ध्यान दीजिए, इसमें लिखा है 0 होगा कि 1 होगा कि -1 होगा कि मूल बिंदु से बिंदु की दूरी के बराबर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कोटि समझते हैं और भुज सबसे पहले। ये होता है x अक्ष, ये x अक्ष और ये होता है y अक्ष। x अक्ष को बोलते हैं भुज और y अक्ष को बोलते हैं कोटि। तो बोल रहा है कि अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है, ये x अक्ष पर यहाँ पे स्थित है, तो अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो इसको हम कैसे लिखेंगे। तो पहले x वाला वैल्यू, इसके बाद में y वाला। तो y अक्ष पर नहीं है तो हम 0 लिखेंगे। क्या चीज़ 0। बिंदु कैसे लिखते हैं, पहले x अक्ष का, इसके बाद में y अक्ष का ना। तो मान लीजिए कोई x अक्ष पर स्थित है तो इसका हम बिंदु कैसे लिखेंगे, x का पहले, इसके बाद में y का। तो y का कितना होगा 0। अगर इस पे स्थित है तो y का 0 होगा। तो पहला वाला को भुज बोलते हैं और दूसरे वाला को कोटि बोलते हैं, समझे कि नहीं। तो पूछा है कि निर्देशांक तल में यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है, तो उस बिंदु की कोटि क्या होगी। कोटि का मतलब उधर वाला। ठीक है, तो भुज तो x हो जा रहा है, लेकिन कोटि क्या होगा, 0 होगा। कितना होगा 0। इसका राइट आंसर हो गया 0। तो प्रश्न नंबर 5 को आप ध्यान से देखेंगे। इसमें लिखा है किसी बहुपद fy के लिए x = fy का ग्राफ दिया गया है और ग्राफ में fy शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे विकल्प है और एक चार्ट बनाया गया है, एक चित्र बनाया गया है ना। विकल्प में है 1, 2, 3, 4, यानी कितने शून्यक होंगे fy का। तो ध्यान से समझेंगे, fy यदि बोला है तो हमें y अक्ष पे देखना है कि ये जो रेखा गया है कितने बिंदु पे कटा है। ठीक है, ये जो रेखा गया है कितने बिंदु पे कटा है, किस अक्ष पे, y अक्ष पे। ये होता है x अक्ष और ये होता है y अक्ष। और y अक्ष पे एक बिंदु पे कटा है, सिर्फ यहाँ दिख रहा है कि नहीं। तो एक बिंदु पे कटा है, इसका मतलब इसका शून्यक 1 होगा। अगर 2 बिंदु पे कटता तो इसका शून्यक 2 होता, समझे कि नहीं। तो इसका शून्यक कितना होगा, 1 होगा। इसके बाद में हम प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार का प्रश्न है। लिखा है एक फेंटी हुई ताश की गड्डी में, क्या चीज़, एक फेंटी हुई ताश की गड्डी में से एक काले रंग का इक्का निकालने की प्रायिकता क्या होगी। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने लायक है, तो ध्यान से समझिएगा ना। कहा है कि एक फेंटी हुई ताश की गड्डी से एक काले रंग की इक्का निकालने की प्रायिकता कितनी होगी। विकल्प देखिए, यहाँ पे विकल्प लिखा है 1/2, 1/13, 1/26 और 1/52। तो आपको बता दूं कि ताश में क्या होते हैं कि कुल पत्ते 52 होते हैं। कितने, कुल पत्ते 52 होते हैं और इक्का की संख्या उसमें 4 होता है। कितना, इक्का की संख्या उसमें 4 होता है। और बोला है कि काले रंग का इक्का निकालना है, बोला है कि नहीं। तो इक्का की संख्या 4 होते हैं, जिसमें से 2 काले होते हैं और 2 क्या होते हैं, लाल होते हैं। ठीक है, तो अब आप बताइए, अगर काले रंग का हमें इक्का निकालना है, क्या चीज़, ये वाला काले रंग का इक्का निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि काले रंग का जो इक्का रहेगा इसकी संख्या ऊपर रखते हैं और बटे में कुल पत्ते कितने हैं भाई, 52 है।
ठीक है। तो 52 यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद में इसको काटेंगे तो 1/26 होगा, इसका मतलब इसका राइट आंसर ये होगा। ओके, अब समझते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 को इसमें लिखा है यदि साइन इज इक्वल्स टू 3/5 है तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे विकल्प क्या दिया है, 25/9, 9/25, 5/3 या 4/5। तो इसे हम कैसे हल करेंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर हमको पता है कि जो साइन जो होता है, साइन थीटा, इसका सूत्र होता है 1/कोसेक थीटा, या अगर कोसेक थीटा के बारे में बात करें हैं तो इसका मतलब 1/, होता है साइन थीटा। यानी साइन थीटा के उल्टा होता है कोसेक थीटा और कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा होता है कि नहीं। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। जब कोसेक हम बना देंगे इसको तो ये 5 को ऊपर कर देंगे और 3 को नीचे कर देंगे, तो कोसेक थीटा का मान हमारा आ गया कितना, 5/3। अब पूछा क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा का मान, तो इसका मान रख देना है और कुछ नहीं करना है। कोसेक थीटा का मान 5/3 है, तो यहाँ पर लिखे हैं 5/3, इसका स्क्वायर कर दिए हैं। ठीक है, अब इसका स्क्वायर देखिए, 5 का स्क्वायर 25 होता है, कितना 25, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो 25/9 इसका फाइनल आंसर रहेगी। अब अगला प्रश्न को देखिए, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में 24 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी क्या होगी। लिखा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त है। ओके, देखिए एक ये क्या है, ये है वृत्त है जिसका त्रिज्या का मान कितना है, 15 सेंटीमीटर। यानी इस केंद्र से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है कितना है, 15 सेंटीमीटर, इसको त्रिज्या बोलते हैं ना। कहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में 24 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा रखी है। 24 सेंटीमीटर एक जीवा, यानी जीवा ऐसे होते हैं, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ पे हम काट देंगे किनारे में ना, तो इसको बोलेंगे जीवा। ये हो गया त्रिज्या और ये क्या हो गया, जीवा। तो कहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया, इसके बाद में 24 सेंटीमीटर क्या हो गया, जीवा हो गया। तो कहा है कि वृत्त के केंद्र से, यानी कि यहाँ से जीवा की दूरी, यानी ये वाला दूरी पूछा है क्या होगी। ओके, तो आप लोग बताइए, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, 24 सेंटीमीटर, और जब केंद्र से इस जीवा पे लंब डालेंगे तो ये आधा आधा बढ़ जाता है। कहने का मतलब है कि 24 सेंटीमीटर है तो इधर हो जाता है 12 सेंटीमीटर और इधर 12 सेंटीमीटर। तो ये वाला मान मिल गया हमको 12 सेंटीमीटर, कितना, 12 सेंटीमीटर। अब समझिए हमारे पास अगर इसको देखा जाए तो समकोण त्रिभुज बन गया। क्या चीज़, समकोण त्रिभुज ना, जिसमें ये कर्ण होता है, ये आधार होता है और ये क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे और इसका हल कर देंगे। तो ध्यान दीजिए, होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार कितना है, 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी यक्स का स्क्वायर। इसको हल कर देंगे, मान तुरंत मिल जाएगा हमारा कि ये वाला लंबाई कितना होगा। 15 का स्क्वायर 225 होता है, बराबर इसका स्क्वायर 144 होता है, प्लस एक्स स्क्वायर। इसको जब इधर ले आएंगे तो 225 माइनस कितना हो गया, 144 बराबर एक्स स्क्वायर। इसको ज़रा घटाइए, जब घटाएंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा। इसके बाद में यहाँ पे बचा कितना भाई, 12 में से 4 गया 8, 81 बराबर एक्स स्क्वायर। इसके बाद में जब एक्स की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट आएगा, रूट में 81, और रूट में 81 का मान कितना होता है, 9 होता है, यानी एक्स की वैल्यू कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 9, इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि 18, a, b-3 समांतर श्रेणी में है तो 2a - b का मान कितना होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका विकल्प कुछ इस प्रकार का है, 7, 11, 15 और 9। इसको हम कैसे हल करेंगे, तो ध्यान से समझिए। जो पहला होता है इसको हम a1 बोलते हैं, जो दूसरा होता है उसको a2 बोलते हैं, और तीसरा जो होता है इसको a3 बोलते हैं। तो a1 का मान 18 है, a2 का मान a है और a3 का मान कितना है, b-3 है। ठीक है, तो करना क्या है अब कि हम लोग जानते हैं कि चूंकि ये समांतर श्रेणी में है, किस में है, समांतर श्रेणी में है। यदि समांतर श्रेणी में है तो इसका सार्वंतर बराबर होगा। क्या होगा, इसका सार्वंतर बराबर होगा। अब सार्वंतर क्या होता है, तो समझिए, जैसे 1, 3, 5 और 7 लिखे हैं ना, तो सार्वंतर का मतलब होता है कि इसमें से ये घटाइए बराबर होगा, इसमें से ये घटाइए बराबर होगा, इसमें से ये घटाइए बराबर होगा। 3 में से ये घटाइए 2 बचेगा, 5 में से 3 घटाइए 2 बचेगा, 7 में से 5 घटाइए 2 बचेगा। तो इसको बोलते हैं सार्वंतर। ठीक है, 2, 2, 2 सब बराबर है। तो इसका मतलब है कि अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इसका भी सार्वंतर क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे करके हल कर देंगे। कैसे, तो ध्यान दीजिए,
जब सर्वांतर बराबर होगा तो क्या करेंगे कि इसमें से ये घटाना है, यानी a में से 18 जो घटाएंगे ये किसके बराबर होगा, इसमें से ये जो घटाएंगे इसके बराबर होगा। तो लिखे हैं कि a में से 18 घटाए हैं तो ये किसके बराबर होगा, b माइनस 3 में से जब a घटाएंगे उसके बराबर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम हल कर देते हैं ना। इसके बाद में ध्यान से समझिए इसमें क्या होगा, इसमें a माइनस यहाँ पे क्या हो गया 18 बराबर यहाँ पे b माइनस 3 माइनस a हो गया। अब क्या होगा भाई, इसमें ध्यान देंगे तो a इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो क्या होगा a यहाँ पे है और प्लस में a आ गया यहाँ पे, और जो b है यहाँ पे किस में प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो गया b। ठीक है, अब ये क्या है माइनस में 3 है, इधर आएगा तो प्लस में 3 हो गया ना, और ये पहले से ऑलरेडी -18 है, बराबर के बाद उधर क्या बचेगा 0, यानी सब को हम इधर ले आए हैं। तो जो भी चिन्ह है इस साइड में सबका माइनस में हो जाएगा, और जिसका प्लस है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा ना। यहाँ पे प्लस में था ये माइनस में हो गया, यहाँ पे माइनस में था ये प्लस में हो गया, a माइनस में था यहाँ पे प्लस में हो गया। अब ज़रा इसको हल करते हैं, जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, a 2 ठो है तो 2 ठे a हो गया, फिर माइनस b बचा। अब प्लस में 3 और माइनस में 18 है, इसका मतलब अगर एक प्लस में एक माइनस में रहेगा तो ये घटता है, तो 18 में से 3 घटाते कितना बचेगा 15 बचेगा, लेकिन जो संख्या बड़ा रहता है उसका चिन्ह लगता है, ये बड़ा है इसका चिन्ह माइनस का है तो यहाँ पे माइनस लगेगा, बराबर क्या चीज़ यहाँ पे 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से हमें क्या पूछा है 2a माइनस बी का मान, किसमें क्या पूछा है 2a माइनस बी का मान कितना होगा ना, तो 2a माइनस बी यहाँ पे है, तो ये जो 15 माइनस में है उधर गया तो प्लस में हो जाएगा ना, यानी 2a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 15। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया 15। अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें लिखा हुआ है 10वां नंबर में कि यदि एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्षेत्रफल क्या होगा ना। ये कितना होगा भाई, 2 गुना होगा कि 3 गुना होगा कि आधा होगा कि कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, एक बेलन बनाया गया है, इसका क्षेत्रफल क्या है अभी 2πr(h). ठीक है, अभी इसका त्रिज्या r है, तब अगर मान लो इस त्रिज्या को हम दुगुना कर देंगे यहाँ से, यानी ये जो r का मान रहेगा किसके बराबर हो जाएगा 2r के बराबर ना, यानी दुगुना कर दिया जाए तो क्या होगा ना, तो इसमें जो r का मान है यहाँ पे हम मान रख देंगे 2r का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2π है और r का मान क्या रखना है 2r और h यहाँ पे हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान देंगे तो अब यहाँ पे देखा जाए तो 2 को हम ऐसे ही लिखे हैं और 2πr(h) को यहाँ लिखे हैं 2πr(h) ऐसे ना, तो इसका मतलब है कि 2πr(h) जो है ये 2 गुना हो गया है, कितना 2 गुना हो गया है, तो इसका फाइनल आंसर होगा ये 2 गुना ना। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है 6x + 9y + 12 = 0 व 4x - 6y + 8 = 0 का हल होगा, और विकल्प में दिया है कि इसका हल क्या होगा, अद्वितीय होगा या फिर अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा या इनमें से कोई नहीं, तो इसमें कौन सा सही होगा ना। तो ध्यान से समझिए, पहले हम a1/a2 का मान निकालेंगे, कितना होता है, तो a1 का मतलब पहला वाला, ठीक है, और a2 का मान इसका पहला वाला, ओके। तो a1/a2 यानी 6/4, 6/4, इसको हम काटेंगे तो 3/2 हो गया, ठीक है। इसके बाद b1/b2 का मान निकालेंगे, b का मान कितना है 9, यानी b1 का मान कितना है 9 और b2 का मान कितना है -6, तो b1/b2 यानी 9/-6, यानी काटेंगे तो 3 कितना होगा -2। यदि मान लेते हैं, ठीक है, कि अगर a1/a2 अगर b1/b2 के बराबर नहीं है, ठीक है, यानी a1/a2 का जो मान है, a1/a2 का मान 3/2, अगर b1/b2 का मान 3/-2 दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब होता है कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, और इसका मतलब ये अद्वितीय हल है। क्या है, अद्वितीय हल है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, अद्वितीय हल। अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे आप। अब समझिए प्रश्न नंबर 12 इसमें दिया है, दिए गए चित्र में यदि DE समांतर है BC के तो AD का मान ज्ञात करो, ठीक है। DE यहाँ पे है, DE यहाँ पे है
और BC कहाँ है, BC यहाँ पे है ना। तो वही पूछ रहा है कि अगर ये और ये दोनों समांतर है तो हमें AD का मान याद करो ये कितना होगा। और इसमें इसका मेजरमेंट दिया है 1 सेंटीमीटर, इसका कितना दिया है 2 सेंटीमीटर ना। तो अब करेंगे क्या चीज़, हम ध्यान देंगे कि चूँकि पहले से दिया है DE समांतर है BC के दिया है, और चूँकि एक बात हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं भाई, कि अगर ये दोनों समांतर होते हैं तो इन दोनों का अनुपात यानी इसका और इसका अनुपात बराबर होता है इसके और इसके अनुपात के। ठीक है, इसका मतलब AD/DB बराबर होता है AE/EC के। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे हैं कि AD/DB बराबर होता है AE/EC के। ठीक है, तो इसी में मान रखना है। तो AD का मान पूछा है तो यहाँ पे AD लिखे हैं चुपचाप ऐसे ही। और BD का मान कितना होगा भाई, DB का मान, DB यहाँ पे है तो जितना इधर है इतना ही मान इसका भी रहेगा, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे DB का मान कितना हो गया, 2 हो गया, बराबर AE का मान कितना है, AE का मान 1 है, और EC का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 रख दिए। अब यहाँ पे 2 से 2 ये कट गया, ऊपर नीचे सॉरी नीचे नीचे है और बराबर के इधर उधर है, तो यहाँ पे AD के बराबर क्या बचा, 1 बचा ना। तो इसका मतलब कि AD है 1 सेंटीमीटर का। अब ऐसे भी यदि मान लो समांतर है तो आप लोग समझेंगे सीधा सीधा कि जब समांतर है तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, तो उतना करने से क्या मतलब है। ठीक है, लेकिन आपको बताना जरूरी था। तो इसका मान कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। अब प्रश्न नंबर 12 के बाद 13 को समझते हैं। अब समझिए प्रश्न नंबर 13 को, इसमें लिखा है संख्या 0.66666 का P/Q रूप क्या होगा। ठीक है, यानी ये एक ऐसा संख्या है जो अशांत है, अशांत आवर्ती है, और इसे परिमेय संख्या के रूप में लिखना है तो क्या होगा। परिमेय संख्या का मतलब भिन्न के रूप में लिखना है ना, यानी बटे के रूप में, तो क्या होगा, इतना विकल्प दिया गया है तो कौन सा होगा। तो ध्यान से देखेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी दिया रहेगा इसको हम मान लेंगे x के बराबर, इसके बराबर या इसके बराबर। x बराबर कितना होगा, 0.666, इसका समीकरण नंबर हम 1 मान लेंगे। ठीक है, अब करना क्या है कि इसमें देखो कितनी संख्या रिपीट हो रहा है, यानी कौन सा संख्या का बार बार रिपीट हो रहा है, तो 6 का रिपीट हो रहा है, और 6 एक ही संख्या है जिसका बार बार रिपीट हो रहा है। अगर एक संख्या का रिपीट होगा तो हम करेंगे क्या चीज़, 10 से गुणा, क्या चीज़, 10 से, दोनों पक्षों में। तो इसमें एक संख्या का हो रहा है रिपीट, तो हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो इसमें और इसमें हम 10 का गुणा कर देंगे, तो 10 का x में गुणा करेंगे 10 यस होगा। इसके बाद में इसमें 10 का गुणा करेंगे तो जो दशमलव यहाँ पे है एक अंक उधर खिंचा जाएगा, यानी 6 के बाद आएगा ना, यानी 6.66666 इस तरह से। अब क्या करेंगे हम कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे ना, तो लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 कितना है, 10 है, और बटे यहाँ पे कितना है, समीकरण 2 हमारा 10x है, और समीकरण 1 कितना है, x है केवल, तो 10 में से x घटा दिए, बराबर। अब इसमें से ये घटाना है, यानी इसमें से ये घटाना है, तो ये यहाँ लिखे हैं, फिर माइनस इधर लिखे हैं। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए, इसमें क्या लिखा है कि दशमलव के बाद इधर 6 है, और यहाँ पे दशमलव के बाद इधर भी 6 है। तो जब घटाएंगे दशमलव के बाद वाला ये हो जाएगा 0, दशमलव के उधर वाला हो गया 0। अब 6 में से 0 घटाओगे तो क्या बचेगा, केवल 6, और इधर 10x में से 1 घटाओगे तो यहाँ पर 9x बचेगा। तो x का मान जब निकालोगे तो 6 बटे कितना हो जाएगा, 9। यहाँ पे गुणा में 9 है, उधर गया तो भाग में हो जाएगा, यानी 6/9। इसको काटेंगे तो 2/3 आएगा, समझे कि नहीं। तो जब इसको P/Q यानी परिमेय संख्या के रूप में लिखोगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 2/3। ये सब OMR शीट में भरने होंगे भाई, और कैलकुलेशन करने आने होंगे, नहीं तो आप जाएंगे एग्ज़ाम में और यदि नहीं आएगा तो आप कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये सब जितने भी सवाल यहाँ पे लिखे हुए हैं बहुत मेहनत करके लिखे हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, मेहनत के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई, और लोगों को शेयर जरूर कर दो। अब समझते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न में लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण C क्या है, 90 अंश का है। तो कोसेक A+B का मान क्या होगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, थोड़ा सा टफ टाइप का है लेकिन उतना भी टफ नहीं है अगर समझ गए तो। लिखा है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C का मान कितना है, 90 अंश है। तो कोसेक A+B का मान ज्ञात करो। कोण C का मान दिया है 90 अंश, तो यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे अपने से, और कोण C क्या कर देंगे हम, क्या चीज़, 90 अंश कर देंगे। ठीक है, दिखा दिए 90 अंश, तो बाकी A और B बचा हमारा, बचा कि नहीं।
तो इसका विकल्प 0, 1, 1/2 और अपरिभाषित है, तो इसमें से कौन होगा? क्योंकि आप लोग ध्यान से अगर देखा जाए तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश, ठीक है, यानी कोण ए, कोण बी और कोण सी, ठीक है, कोण ए, कोण बी और कोण सी का अगर मान अगर हम जोड़ें तो कितना होता है? 180 अंश त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है, ठीक है। अब चूंकि कोण सी का मान दिया है पहले से, ऑलरेडी यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे हम सी का मान रख दिए। अब यहाँ से ए और बी का मान निकाल लेंगे। ए और बी का जब मान निकालेंगे तो ये प्लस में है, उधर गया तो माइनस में, घट गया ना, तो 180 में से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 90, यानी ए प्लस बी का मान कितना हो गया? 90। अब समझिए पूछा क्या है हमसे कि कोसेक ए प्लस बी का मान ज्ञात करो ना, तो इसका मतलब कोसेक ए प्लस बी बराबर का मतलब है कि कोसेक यहाँ लिखेंगे और ए प्लस बी का मान कितना है? 90, तो यहाँ पे 90 रख देंगे। जब 90 रखेंगे तो कोसेक 90 अंश का मान होता है 1, कितना? 1 होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 1। यदि आपको यही चीज़ नहीं आएगा तो आप एग्जाम में गलती कर देंगे, ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 15 को। यहाँ पे ध्यान देंगे, प्रश्न नंबर 15 में कहा है कि एक शंकु का आयतन 25 घन सेंटीमीटर है। कितना? 25 घन सेंटीमीटर है। तो उसी त्रिज्या तथा ऊंचाई के बेलन का आयतन कितना होगा ना? कहा है एक शंकु का आयतन कितना है? 25 घन सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पे इसमें विकल्प क्या दिया है? 25 घन सेंटीमीटर, 75 घन सेंटीमीटर, कोई परिवर्तन नहीं, इनमें से कोई नहीं ना। तो देखो यहाँ पे एक शंकु बनाया गया है जिसका त्रिज्या क्या है? r है। यहाँ पे एक हम बेलन बनाए हैं जिसका त्रिज्या क्या है? r है। इसका h, इसका हाइट कितना है? h है। इसका भी हाइट कितना है? h है, ठीक है। लेकिन जब अगर इसका हम आयतन का बात करें, शंकु का आयतन, और इसका आयतन का बात करें तो इसका आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h, किसका? बेलन का, और शंकु का होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ध्यान देंगे यहाँ भी क्या है? पाई r स्क्वायर h, और यहाँ भी क्या है? पाई r स्क्वायर h, ठीक है। अगर मान लेते हैं अगर हम क्या करते हैं कि अगर इसमें 3 का गुणा करा दें, किसमें? इस शंकु का, अगर हम 3 का हम गुणा करा देंगे तो 3 से 3 हमारा कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो केवल कितना बचेगा? इतना बचेगा, यानी इसके बराबर। इसका मतलब है कि जो बेलन का आयतन होता है शंकु के आयतन का 3 गुना होता है। कितना होता है? 3 गुना। तो लिखा है कि बेलन का जो आयतन होता है, इसका आयतन ये शंकु के आयतन का यानी इसके आयतन का 3 गुना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लिखो, और शंकु के आयतन कितना दिया है? 25 दिया है सवाल में। कितना दिया है? 25 दिया है सवाल में, तो यहाँ पे 25 रखेंगे और क्या करेंगे? गुणा, 25 तिया 75 घन सेमी, इसका राइट आंसर होगा ये। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग क्या होगा, ठीक है। बहुलक वर्ग पूछा है, क्या होगा? तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा है? वर्ग अंतराल इस साइड लिखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और बारंबारता कितना है? 17, 27, 67 और 64 और 35, ठीक है, इतना लिखा है। इसका विकल्प क्या है? 0 से 10, 10 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ऐसा लिखा है ना। अब क्या होगा कि इसमें हमें क्या करना है? कहा है कि बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग क्या होगा? बहुलक का मतलब, बहुलक किसे कहते हैं भाई? कि जिस संख्या की बारंबारता अधिक हो। क्या चीज़? जिस संख्या का बारंबारता अधिक हो वही उसका बहुलक कहलाता है। तो इसमें देखिए बारंबारता किसका अधिक है? इसमें 67, इसका, ठीक है। यानी जब इसका अधिक है तो इसका मतलब कि इसका वर्ग अंतराल ये होगा ना, तो इसकी बारंबारता अधिक है, इसीलिए क्या होगा कि ये इसका वर्ग अंतराल होगा। तो इसका क्या होगा? 20 से 30 जो रहेगा, यही आंसर हमारा सही है। अब प्रश्न नंबर हम 17 की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या है, ठीक है। इसका विकल्प है 0, 1, 1/2 या 2, ठीक है। तो देखिए घटना 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित होते हैं, एक अनिश्चित होते हैं, अर्थात असंभव होते हैं। तो अगर निश्चित के बारे में कह रहा है कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितना है, तो इसका मतलब है कि 1 होगा। कितना? 1 होगा। ये कैसे? तो बता रहे हैं। अगर निश्चित घटना है, इसका मतलब अगर हम यदि कहें हम आपसे कि आपके जेब में 5 रुपये का सिक्का है, ठीक है, तो 5 रुपये, तो आपके जेब में से सिक्के निकालने की प्रायिकता कितना होगा?
ठीक है। तो यदि हम आपके जेब में हाथ डालेंगे हम, तो 5 रुपये का सिक्का ही निकालेंगे कि नहीं? यानी जो चीज़ पहले से है, निश्चित है, वही ना निकलेगा, ठीक है। यानी कि जो चीज़ पहले से निश्चित है अगर उसको हम निकालते हैं तो वही निकलेगा। इसका मतलब कि निश्चित है, इसका मतलब कि इसका घटना की प्रायिकता कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ऐसा प्रश्न पूछेगा तो आप यही बोलेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। इसमें बोल रहा है क्या चीज़? इसमें बोला है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने से भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है, तो दीवार की आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी कितनी होगी? ठीक है, पहले समझ लीजिए कि कह रहा है ना, कह रहा है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। 10 मीटर लंबी एक क्या है? सीढ़ी है, और एक दीवार पर टिकाने से भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है ना। यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे एक खिड़की है और इस खिड़की के ऊपर, मतलब यहाँ तक की जो लंबाई है दीवार की 8 मीटर लंबी तक यहाँ तक पहुँचती है। कौन? ये सीढ़ी पहुँचती है ना। आगे क्या बोल रहा है कि तो दीवार के आधार से, यानी यहाँ से, ठीक है, सीढ़ी के निचले सिरे यानी यहाँ तक की दूरी पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी। यानी ये दिया है 10, ये दिया है 8, तो ये वाला पूछा है, ठीक है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण कितना है? 10 है, तो 10 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 हो गया, बराबर 8 का स्क्वायर 64 हो गया, प्लस में x स्क्वायर। इसको इधर ले आओ तो 100 माइनस 64 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कितना होगा भाई? तो यहाँ पे बचेगा 10 में से 4 गया 6, ये 36 बचेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जब x की वैल्यू निकालेंगे तो इधर रूट आएगा, रूट में 36 और 36 का वर्गमूल कितना होगा? 6। तो यहाँ पे 6 मीटर इसका फाइनल आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 19 को देखो ध्यान से। किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई दुगनी हो जाए तो इसकी चोटी का उन्नयन कोण कितना होगा? ठीक है, लिखा है घट जाएगा या बढ़ जाएगा या कोई परिवर्तन नहीं होगा या इनमें से कोई नहीं ना। तो ध्यान दीजिए क्या बोला है, यहाँ पे चित्र बनाया है ना। कहा है किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना है? 30 सेंटीमीटर। उन्नयन कोण का मतलब कि नीचे से देखा जा रहा है ना, और यहाँ से देख रहे हैं तो इस चोटी के ऊपर में, तो यहाँ पे 30 अंश का कोण बन रहा है। कितना? 30 अंश का। अब कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई दुगनी कर देंगे, यानी अभी इतना है, अब बढ़ा के इतना कर दो यहाँ पे, यानी अभी इतना था, बढ़ा के हम इतना कर दिए। तो कह रहा है कोण का मान बढ़ेगा या घटेगा? इसका मान। तो भाई अभी मान लो यहाँ पे था तो कोण हमारा ऐसे था, अब ऊपर हो गया तो कोण भी हमारा ऊपर चल जाएगा यानी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? बढ़ जाएगा ना। इसके बाद हम अगला प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा तथा संगत त्रिज्या के बीच का कोण कितना होता है? ठीक है, तो ध्यान से देखिए ना, इसमें कहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, देखिए एक वृत्त है और वृत्त की स्पर्श रेखा ये है, यानी वृत्त के परिधि को छूते हुए आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया स्पर्श रेखा। फिर बोल रहा है संगत त्रिज्या के बीच का कोण कितना होता है, यानी इसके साथ जो सटा हुआ जो त्रिज्या है, यानी केंद्र से लेकर यहाँ पर डाला गया लंब, ये हो क्या हो गया? त्रिज्या होगा। तो बोल रहा है कि इसके और इसके बीच में कितने अंश का कोण होता है ना। तो ध्यान देंगे यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है। कितना? 90 अंश का। तो ये समकोण होता है, 90 अंश का कोण को हम बोलते हैं समकोण। ये होगा फाइनल आंसर इसका।